प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मासिक मूल्यांकन जो फरवरी माह का जारी किया गया है, इसका पूरा सॉल्यूशन 8वीं क्लास का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत सभी सॉल्यूशंस हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी से। हिंदी में आपको एक गद्यांश दिया गया है। आज बड़े शहरों की परिभाषा में आबादी का हिसाब केंद्र में है। ठीक है, तो इस तरह से केंद्र में है, तो इस तरह से पूरा पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने, तो पैसेज तो आपने पढ़ लिया होगा, सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया, गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था? तो तालाब जो है उसका मापदंड करते थे। क्या करते थे? तालाब। ठीक है। इसके बाद में इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है? तो इस गद्यांश में आप देखोगे तो तालाबों के बारे में ही बात की गई, तो इसका भी ऑप्शन तालाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाइए। परंपरा में इक लगाओगे तो पारंपरिक बन जाएगा। राजनीति में इक लगाओगे तो राजनीतिक बन जाएगा। और शिक्षा में इक लगाओगे तो शैक्षिक बन जाएगा। और भूगोल में इक लगाओगे तो भौगोलिक बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिंदु सागर कैसे बना और यह कहाँ पर स्थित है? तो बिंदु जो सागर है यहाँ पर, जो थोड़ा सा इसमें बिंदुसार सागर जगन्नाथपुरी में है। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है ये बता दिया। और ये कैसे बना? यहाँ आने वाले भक्त अपने क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा जल साथ ले आकर के इसमें अर्पित करते थे। इससे यह एक आस्था का प्रतीक बन गया। ठीक है, ये कैसे बना? यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा जल डालते थे और ये धीरे धीरे बन गया, ये आस्था का प्रतीक बन गया। इसके बाद में जो है पांचवा क्वेश्चन, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। कम से कम 8 पंक्तियाँ आपको बतानी है। तो तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल का स्तर जो है उसको ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से हम प्यास बुझाते हैं। तालाब से ही पशु पक्षी पादप अपनी जलीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, नहाते हैं। और तालाब के पानी में सिंचाई का कार्य संपादित किया जाता है। तालाब में मछली पालन होता है। तालाब से किसी गांव में के समृद्धि का पता चलता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। और वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं वरन तन पर भी है। उसके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप कोई भी 8 पॉइंट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इंग्लिश आपका जो शुरू है, इंग्लिश का हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा लाइन दिया गया है, द प्रेशर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द वर्ल्ड वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, चूज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, न्यूमेरियस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। कहाँ पे? जस्ट अबव द कॉर्निस इन द केशव हाउस। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, नेम द वर्क्स विच वर डन बाई द पोएट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माई मदर। तो ही यूज टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स एंड यूज टू वॉक माइल्स ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। यानी कि क्या होता था, वो स्कूल जाने से पहले क्या करता था, वो कलेक्ट करता था और डिस्ट्रीब्यूट करता था न्यूज़पेपर टेम्पल सिटी सिटीजन्स में। ठीक है, इसके बाद आता है, राइट अबाउट टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के दो उपयोग आपको बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो हैकिंग इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ओके, ऑब्वियस सी बात है, कई लोगों के अकाउंट हैक किए जाते हैं, कई लोगों के ईमेल हैक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैक कर दी जाती है, वायरस छोड़ दिए जाते हैं। अभी अभी बीच में मुंबई के सारे सर्वर डाउन कर दिए थे चाइना ने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो है, देयर आर मैनी ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर सर्टेन एज ऑफ ग्रुप। और कई सारे जो ऐसे वीडियो और ऑडियो होते हैं जो छोटे बच्चों और कम उम्र वालों के लिए नहीं होते हैं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके बाद में है, लिस्ट 4 इशूज दैट मलाला यूसुफाइज रियलाइज इन हर स्पीच। तो सॉरी, रेज्ड इन हर स्पीच। तो उसने क्या रेज किया था? तो सी रेज्ड ए वॉइस फॉर मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिल्ड्रन एंड अडल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने पर्यावरण की समस्याओं को पूरी दुनिया के बच्चों और आदमियों पर जो है पूरी दुनिया में जो है क्या करा? उजागर किया। ठीक है, रेज किया।
और द इश्यू ऑफ एनिमल्स डाइंग अक्रॉस द प्लैनेट, और ये भी उसने जो है मतलब मुद्दा उठाया कि एनिमल्स जो हैं वो पूरे प्लैनेट पे धीरे धीरे मर रहे हैं, ठीक है। और द इश्यू ऑफ द होल्स इन द ओजोन, ओजोन में जो छेद बड़ा हो रहा है उसके ऊपर भी, जो CFC कार्बन की वजह से हो रहा है उसके ऊपर भी मुद्दा उठाया। और इश्यू ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहेडेड, ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा उन्होंने उठाया। उसके बाद मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे 3t - 4 = 11, तो टी का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, तो निम्नलिखित में से टी का मान तो 5 होगा, लेकिन ये 5 कैसे आएगा, देखिए ये आपका जो समीकरण दे रखा है ये t - 4 है, तो इसमें से ये -4 है ना, जो -4 अगर हम उसको 11 ब्रेकेट इक्वल्स टू के साइन के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, 11 के बगल में आ जाएगा, और 11 और 4 हो जाएंगे 15, और 3t तो इधर बचा रह जाएगा, 3t = 15, तो t बराबर 3 इधर से लाके इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर t से गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 15/3 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में 15 5 बार में आता है, काट देंगे तो t = 5, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 75 पैसे का 2 रुपए के अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए 75 पैसे तो है, ये तो 75 पैसे है, ठीक है। अब आपको 2 रुपए का जो है पैसे बनाना होगा, तो 2 रुपए को 100 से गुणा करोगे तो पैसा बन जाएगा। अब अनुपात क्या होता है? बटे में होता है ना, बटे में होता है अनुपात, तो अनुपात निकालेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 25 के टेबल में 3 बार में 75 कट जाएगा, और 8 बार में 200 कट जाएगा, तो 3:8 जो है हमारा आंसर होगा, तो 3:8 जो है हमारा आंसर हो गया। अगला जो है सरल करना है, 2x + 5/3x + 4 = 3 दिया गया है, सबकी फॉर्म x दी गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + 5 नीचे वाले को 3 गुणा कर देंगे, यानी कि जो है हम इसको इस तरह से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको गुणा करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इस गुणा को ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3×3 = 9, और 9 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में 4×3 = 12, 12 हो गया। अब ये हमारे पास समीकरण कुछ इस तरह की बन गई। अब इस समीकरण को जो हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है इस तरह सभी सभी एक्स को एक तरफ और बिना एक्स वाली को एक तरफ कर देंगे, तो इधर प्लस का 5 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर प्लस का 9x है, इधर लाएंगे तो -9x हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 9 बड़ा है और 2 प्लस का छोटा है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 12 का बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, तो 7 7 बच गए दोनों तरफ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7/7 बराबर -1, -1 रखोगे तो आपका यही आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन 40,000 रुपये है। यदि वार्षिक ब्याज 7% है, तो 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट डालेंगे, हमारे पास मूलधन है, ठीक है, मिश्र धन जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि ब्याज की दर दे रखी है, समय जो है हमारे को 2 वर्ष दिया हुआ है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस में आर अपॉन में आर, मतलब ब्याज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में 100, और उसकी पावर में यानी कि घात जो है वो वर्ष आ जाती है, ठीक है, ईयर आ जाता है, टाइम आ जाता है, टी भी लिखते हैं, कुछ एन लिखते हैं, अपनी मर्जी है, अब मैंने एन लिख दिया, आप टी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मूलधन आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट 40 हो गया, और फिर आपके ब्रेकेट में जो सूत्र है उसमें केवल आर की वैल्यू जो है आपको कितनी दे रखी है, 7% दे रखी है, तो 7 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है, नहीं आता है तो सीखिए, मैथमेटिक्स तो सॉल्व करने के ऊपर ही है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे, अरे आप यहाँ पे 107 हो जाएगा, 107/100 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये गुणा में है, तो इनको हम जब काट पीट देंगे, ये वाले पूरे इक्वेशन को काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 107 × 107, जब इनको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 45,796, यानी 45796। और चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्र धन अभी अभी हमने निकाला 45,796, और हमारे को मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट 40 दे रखा है, तो 40 को इसमें से घटा देंगे तो 5,796 रुपये जो हमारे को चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 साल में, ठीक है। तो 2 साल का हमने निकाल दिया। अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती है, तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है, बैटरी का मूल्य आपको बताना है। देखिए कोई चीज़ बेची जाती है इतने के बजाय इतने में बेची जाती है, तो हानि की बजाय लाभ में बेची जाएगी, तो 6 रुपये का जो है अधिक प्राप्त होता है। तो इसमें क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य जो बेचा गया मूल्य है वो एक्स है, ठीक है। तो 4% अगर विक्रय मूल्य हम निकालें तो हमारा जो है कितना हो जाएगा, 4% विक्रय मूल्य, अगर उसका क्रय मूल्य हमने खरीदा एक्स में तो उसको बेचा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स का 4%, ठीक है ना। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, एक्स का 4% जो निकालोगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर
एक्स प्लस में 4/100। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 25। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में टोटल ये x/25। ठीक है, तो x/25 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये इक्वल नहीं है, माइनस का साइन है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेना, चाहे मैं आप यहाँ मिटा देता हूँ, कई बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो x माइनस एक्स प्लस में जो है ये आपका आ गया। अब देखिए इसका 4%, x का 4% निकालना है। तो x का जब यहाँ पे गुणा का साइन है, ठीक है, ये एकदम गलती से जल्दबाजी में लिख, तो यहाँ पर जो आप इसको गुणा का साइन है ना ये, तो 4x/100 है, तो 4 एकम 4 और 4 25 कट जाएगा, तो इसको x कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको सही कर दूं। अब देखिए हमने इसको सही कर दिया। देखिए 4% हानि विक्रय मूल्य है। हानि होगा तो यानी कि जो हमने क्रय मूल्य था उसमें से घटाएंगे। ठीक है, हानि होगा तो घटाएंगे और लाभ होगा तो उसमें जोड़ देंगे। तो हानि निकाल रहे हैं, तो हमारा जो विक्रय मूल्य था वो कितना है, 4 है। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपको जो बता रहा हूँ इसको बस ध्यान से सुनना। हमारा जो विक्रय मूल्य है ये x रुपये है, ये आपको पता चल गया। अब ये x रुपये है, तो हमारे को x में से इसका कितना प्रतिशत है, 4%। तो x में से x का 4% घटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स गुणा में 4, क्योंकि x का 4% है, तो x गुणा 4/100। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब 4 से 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, यानी कि आपका जो बचा क्या, कि आपका बचा यहाँ पे 1/25। ठीक है, 1/25 और एक ऊपर गुणा करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा, x/25। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, हमने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है। आप क्या करोगे, x माइनस x/25 और फिर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, x माइनस x/25 लिख करके फिर आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा पूरा, है ना। और फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो 24x/25 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा लाभ निकालेंगे, तो लाभ में मैंने बताया कि जब हानि में माइनस करते हैं तो लाभ में प्लस करेंगे। तो लाभ में प्लस किया, x का 4% ही है, तो x प्लस x गुणा में 4% है, तो बटे में 100। ठीक है, फिर ये 25 से कट जाएगा, तो 25 से काट दिया। अब फिर से वापस वही क्या आ जाएगा, x प्लस में x/25। यहाँ पे x माइनस x/25 लिख लोगे। ये वाली जो यहाँ पे प्लस वाला है ना, ये इसके बीच में लिख लेना, एक स्टेप कम है, डायरेक्ट कर दिया हमने। ये ध्यान नहीं दिया कि आपको कभी कभी बच्चों को ज़्यादातर समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि स्टेप बीच में से एक गायब है। एक्चुअली स्टेप गायब नहीं है, वो डायरेक्ट किया हुआ है, स्टेप्स का कोई लेना देना नहीं होता मैथ्स में। अगर आप डायरेक्ट कर देते हो तो आपको भी आंसर मिल जाएगा और क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो x प्लस x/25 लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस x/25 लिखोगे। ठीक है, यही का यही लिखोगे, बस प्लस की जगह माइनस कर दोगे, यहाँ बीच में डाल देना बराबर। बराबर लिख करके, जैसे ये बराबर लिख करके ये पूरा डाला गया है ना, इस तरह से ही ये पूरा जो बराबर लिख करके डाला गया है ना, इसी को आप इस तरह से लिख दोगे। क्लियर हुआ। मैं एक बार इंक चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लिख दोगे। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाली संख्या जो लिखी हुई है, इसको आप यहाँ पर उतार दोगे, इस जगह पे बराबर लगा के, और यहाँ पे जो है माइनस का साइन लगाओगे। क्या लगाओगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे माइनस लगा देना। समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस का रहेगा। ये तो लाभ निकाल रहे हैं तो प्लस का रहेगा, हानि निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। इसके बीच में क्या लगेगा, माइनस का। अब इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे, ये 24x/25 आया है, ये एक जोड़ रहे हैं तो 26x/25 आ जाएगा। अब हम द्वारा हमारे पास प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि हमारा जो लाभ है उसमें से क्या घटा देंगे, हानि को घटा देंगे, जो कि कितना मिल रहा है हमें, 6 रुपये अधिक मिलता है। लाभ में से अगर हानि को घटाते हैं तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो 6 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। तो लाभ माइनस हानि का बटे में, दोनों के 25 है तो सभी के बटे में 25 कर देंगे, या एलसीएम लेना आता ही है आपको 6, तो 25 से इधर गुणा करोगे, 25 को उधर ले जाओ, तो आपका कितना हो जाए, 25 × 150। तो यहाँ पर जो है आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 26 में से 24 गया तो 2x, और 2x बराबर 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150/2, और काटोगे तो 75 रुपये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम विज्ञान सेक्शन में। निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता, तो प्लास्टिक जो होता है ये विद्युत का चालक नहीं होता, सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखती है, तो जनन के द्वारा निरंतरता बनाए रखती है, उसका संतान फिर उसका संतान फिर उसका संतान, ऐसे चलता रहता है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब किसी संपरीक्षित संपरीक्षित छिद्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है। तो जब किसी संपरीक्षित्र के अंदर, छिद्र मतलब क्षेत्र है ना, कि स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो
विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, फलस्वरूप चुंबकीय सुई विक्षेपित यानी कि वहाँ से हिलती है और चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है और विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होता है, चुंबकीय सुई उसका विक्षेपण भी उतना ही अधिक होता है, उतना ही वो उधर से घूमती है, उस तरफ मुड़ती है, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा? तो जब बारिश होगी तो लाइनमैन के लिए वो सुरक्षित नहीं होगा। तो नहीं, तेज बारिश के वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत लेपन क्या है? तो विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जो कि हमारे आजकल बाइक देखते हो ना, रिम वगैरह आती हैं, तो अभी एलॉय व्हील वाली पहले आती थी रिम जिसमें ताड़ियाँ लगी होती थी, अब ताड़ियाँ नहीं लगती हैं सभी रिम में, चाहे वो कार की हो चाहे बाइक की हो, अब तो साइकिल में भी बिना रिम के आती हैं, है ना? रिम मतलब वो पतली पतली ताड़ियाँ जो होती हैं, उस रिम में जो ताड़ियाँ लगी होती हैं वो ताड़ियाँ नहीं होती हैं। अब ताड़ियाँ नहीं होती है तो केवल 3-4 रॉड होते हैं मोटे-मोटे, और देखते हो आप जो रिम होती है वो कितनी चमकती है, चमकीले कलर की होती है, सिल्वर कलर की, कोई किसी ब्लैक कलर की, तो उसके ऊपर जो है विद्युत लेपन किया जाता है। और भी चीज़ें हैं हमारे घरों में, हर चीज़ विद्युत लेपन की ही है किचन के सामानों में। ख पाठ है, लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन। देखो अभी मैंने बताया वही लेपन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता? तो इसको क्रोमियम का बना देंगे तो भैया क्रोमियम बहुत महंगी होती है। क्रोमियम नाम सुनने में अच्छा लगता है, क्रोमियम बहुत महंगी होती है, ठीक है? तो क्रोमियम विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक बहुत महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अगर बना देंगे तो कोई खरीद नहीं पाएगा। यानी कि एक पहिया जो अगर क्रोमियम का साइकिल का लेते हैं तो साइकिल के दाम से भी ज़्यादा एक पहिया पड़ जाएगा। साइकिल के दाम से भी ज़्यादा, ये नहीं 100-200 रुपए नहीं, ज़्यादा, हज़ारों ज़्यादा। अगर आप मानिए आपकी साइकिल खरीदने गए हैं, अभी आपने साइकिल कोई ली होगी तो 5-6 हज़ार रुपए की साइकिल ली अच्छी से अच्छी, लेकिन अगर क्रोमियम का उसका व्हील बनवाएँगे या कहीं से खरीदेंगे, क्रोमियम का वैसे मिलेगा नहीं, बनवाना पड़ेगा। तो क्रोमियम का जो व्हील बनवाओगे उस 5-7 हज़ार का नहीं, 25, 30, 35, 50 हज़ार या लाख रुपए तक जा सकता है। क्रोमियम बहुत महँगा होता है, ठीक है? इसी कारण सस्ते धातु की जो है वस्तुएँ बनाई जाती हैं और उस पर क्या है करते हैं, क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं। अथवा में है अलैंगिक जनन क्या होता है? तो ऐसी जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। एक ही जनक होता है इसमें, ठीक है? इसके बाद में है धातुओं में जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों को उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो देखिए अलैंगिक जनन की विधियाँ जो है निम्नलिखित है, एक मुकुलन होता है, एक द्विखंडन होता है। तो मुकुलन जो है ये ऐसा जनन है जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है हाइड्रा। और द्विखंडन क्या है? ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव विभाजित यानी टुकड़े होकर के 2 संतति उत्पन्न करता है, तो विखंडन कहलाता है। जैसे अमीबा, उसको काटोगे वो 2 बन जाएगा, फिर काटोगे वो 4 बन जाएगा, फिर काटोगे 8 बन जाएगा, ऐसे काटते जाओगे बनता जाएगा। सामाजिक विज्ञान, निम्नलिखित में से कौन-सा धातु भारत में वनों के बारे में सॉरी, धातु नहीं है, आधुनिक। विज्ञान पढ़ते हैं तो धातु अधातु ही ध्यान आता है। निम्नलिखित में से कौन-सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत होगा? तो वन सर्वेक्षण जो है, ये वनों के बारे में जानकारी चाहिए तो वन सर्वेक्षण जो है वही देगा, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन-सा कानून बना सकते हैं? तो देखिए राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी बना सकती है और जो है आपका राज्य सरकार भी। पहले केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगी, उसके बाद में राज्य सरकार, ठीक है? राज्य सरकार के कानून को केंद्र सरकार भंग भी कर सकती है, ठीक है? तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन-सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है? उपयोग के आधार पर देखिए नवीनीकरण होता है, अनवीनीकरण होता है और चक्रीय भी होता है। नवीनीकरण जिसको हम बार-बार मतलब खत्म नहीं होगा, वो बनता रहेगा। अनवीनीकरण साधन जो खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बन सकता। चक्रीय मतलब कि उस संसाधन को हम दोबारा से यूज़ करें, फिर उसको रिसाइकिल करें, फिर दोबारा यूज़ करें। जैसे आपका जल, जल जो है हम यूज़ करते हैं, बह जाता है, खराब हो जाता है, फिर वो वाष्प बन करके पानी बादलों में चला जाता है, फिर बादल से वर्षा होती है, फिर पानी वापस ज़मीन पे आ जाता है। तो इस तरह से चक्रीय संसाधन है जल। बाकी नवीनीकरण और अनवीनीकरण बहुत सारे स्रोत हैं, तो सर्वव्यापक संसाधन जो है नहीं है। ठीक है? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो सतत पोषणीय में हमें एक प्राकृतिक संसाधनों के रस को कम से कम करना, यानी कि रस मतलब होता है रस नहीं, हास। यहाँ पे रस लिख दिया है, क्या यार, ये भी हस मिस्टेक से मिस्टेक ही हो जाता है, ठीक है? हास है यहाँ पर, हास, ठीक है? क्या लिखोगे? हास, हास मतलब कम। तो प्राकृतिक संसाधनों के कम से कम जो है हमको कम ह्रास को कम करना है, यानी कि उसके उसके नुकसान को कम करना है। प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को कम से कम करना है, ठीक है? या नुकसान को कम से कम करना। तो यहाँ पे ह्रास लिखें या नुकसान लिखें, ठीक है? ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये रस लिख दिया ह्रास की जगह, थोड़ा-सा ध्यान रखना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, ठीक है? पर्यावरण के प्रति जो हमारा व्यवहार होता है ना, उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, ठीक है? उसकी चिंता करनी होगी और विभिन्न समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। विभिन्न समुदाय को पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है सतत पोषीय विकास के लिए। उसके बाद में मौलिक अधिकार होने के कोई 2 लाभ बताइए। मौलिक अधिकार से बहुत सारे लाभ हैं। राज्य किसी भी नागरिक से जाति, लिंग, स्थान, धर्म आदि पर भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं कर सकता मौलिक अधिकार में। किसी भी जाति, धर्म के लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा आ सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और कोई भी इंसान जो 18 साल की उम्र से बड़ा है, वो वोट देने का अधिकार रखता है। तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है? तो इनको मौलिक अधिकारों संविधान में दर्जा दिया गया है। तो ये हमारे 2 मौलिक अधिकार आप दे सकते हैं और आप और भी बता सकते हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। जैसे वोट देने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। हर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी नहीं रोक सकती, ठीक है? और अपना धर्म बदलना चाहें तो इसका भी मौलिक अधिकार है। आप किसी धर्म की बुराई नहीं कर सकते, इसका मौलिक अधिकार आपको नहीं दिया गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन-सी है बताइए? तो देखिए स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना जो है 1951 में हुई, फिर 1961 में हुई, फिर 1971 में, 81 में, हर 10 साल में, 91 में, 2001 में, 2011 में और 2021 में होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई कोरोना के कारण, ठीक है? तो इस तरह से ये स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन-कौन सी है, ये बता दी हमने, हैं? इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट संस्कृत पाठ। तो संस्कृत पाठ में फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है और पैसेज में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। खगः कुत्र कुजन्ति, तो वृक्ष कुजन्ति यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जनः इति पदे का विभक्ति, तो इसमें जनः में प्रथमा विभक्ति है, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तर देना। कः पादान सच्यति, तो यहाँ पे मालकारः पादानः सच्यति, तो यहाँ पर ये आप आंसर आ जाएगा। और जना प्रातः उद्याने भ्रमन्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किस्मति, तो यहाँ पे अस्मिन् पदे अस्मिन् वाक्ये प्रातः जो है ये अव्यय पद है, ठीक है? अव्यय पद जो उस पूरे वाक्य में एक अलग पहचान बनाते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे अव्यय पद है, ठीक है? तो इस तरह से ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा, आप लोगों ने समझा होगा इस वीडियो को। अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास वालों के साथ में शेयर करें और आपके जो भी सब्जेक्ट्स जब भी आएँगे बनाते रहेंगे। जैसे हमने पहले भी बनाया था, आपका नवंबर में, सितंबर में, अक्टूबर के असाइनमेंट आपको कराए थे, वो सारे अवेलेबल हैं और सारे असाइनमेंट को ज़रूर पढ़ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको ज़रूर देखना, उसमें सारे असाइनमेंट है, उनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में इन असाइनमेंट्स में से क्वेश्चन आएंगे। और आपके लिए मैंने मॉडल पेपर्स भी डाल रखे हैं जो 2021 में जारी हुए थे, उनको पढ़ लेना और 2022 के अगर मॉडल पेपर्स जारी होते हैं तो उनको भी सॉल्व कराऊंगा, उनको भी पढ़ लेना। तो आपके एग्जाम में 100 से कम स्कोर नहीं होगा अगर आप सारे पढ़ते हैं, तो 99 98 आराम से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।